पापुआ न्यू गिनी के घने और दुश्वार जंगलों के बारे में सोचिए, या फिर सऊदी अरब के तपते हुए रेगिस्तान के बारे में। हाँ, वहाँ तो आम तौर पर इंसान का जाना ही मुश्किल होता है। बिल्कुल, और वहाँ एक हाई वोल्टेज पावर ग्रिड तैयार करने की कल्पना करना ही अपने आप में रोंगटे खड़े कर देता है। ऐसे एक्सट्रीम माहौल में जहाँ चीजें आसानी से फेल हो जाती हों, वहाँ मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना सच में किसी आम कंपनी के बस की बात नहीं है। सही कहा, ये बहुत ही स्पेशलाइज्ड काम है। वही तो आज के इस गहरे विश्लेषण में हम एक ऐसी ही एंटिटी के Q4 FY26 कॉर्पोरेट प्रोफाइल पर चर्चा करने वाले हैं। एक ऐसी कंपनी जो ठीक यही काम पिछले 8 दशकों से कर रही है, यानी लगभग 80 सालों से। हाँ, KEC इंटरनेशनल। अगर हम डेटा देखें तो इनका FY26 का रेवेन्यू 23,506 करोड़ रुपए, यानी लगभग $2.7 बिलियन तक पहुंच चुका है। बाप रे, ये फिगर सच में काफी बड़े हैं, है ना? और इनके ऑर्डर बुक पर नजर डालें तो वो 42,000 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुकी है। तो ये कोई छोटी मोटी सक्सेस स्टोरी नहीं है। दुनिया भर के इंफ्रास्ट्रक्चर का आकार तय करने की एक विशाल प्रक्रिया है। और सबसे बड़ी बात, ये आकार किसी एक रात में तय नहीं हुआ है। आज हम जिन आर्टिकल्स और फाइनेंशियल प्रेजेंटेशंस को बेसिस बनाकर चर्चा कर रहे हैं, उससे एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। क्या बात साफ होती है? यही कि एक ग्लोबल EPC लीडर, मतलब इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन लीडर बनने के पीछे सिर्फ अच्छी इंजीनियरिंग नहीं होती है। अच्छा, तो और क्या जरूरी होता है? इसके पीछे ना एक बहुत ठोस फाइनेंशियल स्ट्रेटजी होती है, सही समय पर लिए गए बिजनेस निर्णय, और सबसे जरूरी चीज कि अलग अलग देशों की जमीन पर आने वाली चुनौतियों को समझना। KEC आज 110 से अधिक देशों में फैला हुआ है। 110 देश? ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा केस स्टडी बन जाता है। बिल्कुल। तो चलिए इस केस स्टडी की शुरुआत बिल्कुल बुनियाद से करते हैं, क्योंकि इतना विशाल साम्राज्य बिना किसी ठोस नींव के नहीं खड़ा हो सकता। अगर हम इनके इतिहास के पन्नों को पलटें तो KEC की शुरुआत 7 मई 1945 को मुंबई में रामजी H कमानी ने की थी। भारत की आजादी से ठीक पहले का समय। हाँ, जब देश को ट्रांसमिशन लाइन टावर्स की सख्त जरूरत थी। लेकिन एक लोकल पायनियर कंपनी से मल्टीनेशनल जॉइंट बनने का असली टर्निंग पॉइंट 1982 में आया, जब RPG ग्रुप ने KEC का एक्विजिशन किया था। राइट, सही पकड़ा। RPG ग्रुप ने KEC को एक्वायर किया। अब देखिए, RPG ग्रुप अपने आप में एक $5.2 बिलियन का विशाल ग्लोबल कॉन्ग्लोमरेट है। इसमें सीएट टायर्स, जेंसार जैसी IT सर्विसेज और RPG लाइफ साइंसेज शामिल हैं। और मेरे हिसाब से यही वो कड़ी है जो KEC के आज के स्केल को संभव बनाती है। थोड़ा और विस्तार से समझाएंगे? जरूर। जब कोई कंपनी 110 देशों में ऑपरेट करती है और उसके पास इंडिया, दुबई, ब्राजील और मेक्सिको जैसी जगहों पर 8 ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हों, तो उसे चलाने के लिए एक बहुत मैसिव फाइनेंशियल बफरिंग की जरूरत पड़ती है। मतलब कैपिटल का लगातार फ्लो चाहिए। एग्जैक्टली। और 40 से अधिक राष्ट्रीयताओं वाले 8,000 से ज्यादा एम्प्लॉइज के नेटवर्क को सस्टेन करना कोई मजाक नहीं है। RPG ग्रुप इस पूरे स्ट्रक्चर को एक ऐसी मजबूती देता है जो सिर्फ पेपर पर नहीं, ग्राउंड लेवल पर काम आती है। ओके, लेट्स अनपैक दिस। मैं सोच रहा था कि RPG ग्रुप एक विशाल बरगद के पेड़ की तरह है और KEC उसकी सबसे मोटी जड़ों में से एक है जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को मजबूती से पकड़े हुए है। पर क्या सच में ग्राउंड लेवल पर इसका कोई रियल टैक्टिकल एडवांटेज मिलता है, या ये सिर्फ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर का दिखावा है? ग्राउंड लेवल पर और खासकर बिडिंग टेबल पर ना, इससे जमीन आसमान का फर्क पड़ता है। कैसे? देखिए, जब कोई देश अपना नेशनल पावर ग्रिड किसी कंपनी के हाथ में सौंपता है, तो वो सिर्फ इंजीनियर की डिग्री थोड़ी देखते हैं, वो कंपनी की फाइनेंशियल हैसियत देखते हैं। राइट, उन्हें भरोसा चाहिए होता है। हाँ, वो जानना चाहते हैं कि अगर प्रोजेक्ट के दौरान मटेरियल कॉस्ट्स अचानक बढ़ गए या कोई ग्लोबल संकट आ गया, तो क्या ये कंपनी बीच में काम छोड़कर दिवालिया तो नहीं हो जाएगी? ये तो बहुत बड़ा रिस्क है उनके लिए। वही तो, RPG ग्रुप की बैकिंग KEC को एक ऐसी क्रेडिबिलिटी देती है जिससे गवर्नमेंट्स उन पर भरोसा करती हैं। इसका एक बहुत ही सटीक उदाहरण हमारे डेटा में है। नवंबर 2025 में KEC ने मिडिल ईस्ट में अपनी एक सब्सिडरी अल शरीफ ग्रुप KEC के लिए $26.67 मिलियन की कॉर्पोरेट गारंटी दी। Wait, really? $26.67 मिलियन, यानी लगभग 225 करोड़ रुपए की गारंटी? हाँ बिल्कुल, 225 करोड़ रुपए। और इस गारंटी का बैकग्राउंड मैकेनिक्स कैसे काम करता है डे टू डे ऑपरेशंस में? इससे क्या बदल जाता है? इसको ऐसे समझिए कि कॉर्पोरेट गारंटी एक तरह का फाइनेंशियल सेफ्टी नेट होता है।
केईसी ने क्लाइंट्स और बैंक्स को आश्वासन दिया कि अगर सब्सिडरी डिफॉल्ट करती है तो पेरेंट कंपनी 225 करोड़ की जिम्मेदारी लेगी। ओह अच्छा, तो इससे सब्सिडियरी को इजीली लोन्स मिल जाते होंगे। सही कहा, और वो भी कम इंटरेस्ट पर। उन्हें वर्किंग कैपिटल की कमी नहीं होती और वो मिडिल ईस्ट में अग्रेसिवली नए बिड्स जीत सकते हैं। और सबसे खास बात ये हुई कि केईसी को अपनी मेन बैलेंस शीट से तुरंत कैश निकालकर ब्लॉक नहीं करना पड़ा। बिल्कुल, आरपीजी ग्रुप का बड़ा आकार उन्हें ऐसे कैलकुलेटेड रिस्क्स उठाने की आजादी देता है। ये वाकई एक मास्टर स्ट्रोक है। पेरेंट कंपनी के मजबूत होने का फायदा सीधे ऑपरेशंस को मिल रहा है और इसी ताकत के दम पर उन्होंने अपना सारा ध्यान पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन यानी T&D सेक्टर पर लगाया। डेटा के मुताबिक इनकी टोटल रेवेन्यू और उस मैसिव 42,000 करोड़ के ऑर्डर बुक का 60% हिस्सा सिर्फ यहीं से आता है। और इनके पास फिलहाल 150 से ज्यादा चलते हुए प्रोजेक्ट्स हैं। आम पावर लाइंस के अलावा HVDC सिस्टम्स और अंडरग्राउंड केबलिंग भी शामिल है। और इनकी ज्योग्राफी भी तो देखिए, ओमान के पहाड़ों से लेकर पापुआ न्यू गिनी के घने जंगलों तक। हाँ, वहाँ तो स्पेशल हेलीकॉप्टर स्ट्रिंगिंग और माइक्रोपाइलिंग जैसी टेक्निक्स लगती हैं। यही उनकी कोर कॉम्पिटेंसी है। वैसे अक्टूबर 2025 में इन्हें सऊदी अरेबिया में एक 380 kV ट्रांसमिशन लाइन का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। पता है कितने का? कितने का? 1064 करोड़ रुपए का। बाप रे, 1064 करोड़ का एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट। डेटा तो ये भी कहता है कि अक्टूबर 2025 तक आते आते इनका साल भर का ऑर्डर इनटेक 16,000 करोड़ क्रॉस कर चुका था, जो कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। बिल्कुल है। पर हियर इज वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। एक क्रिटिकल सवाल उठता है, अगर कंपनी का 60% हिस्सा सिर्फ एक ही सेक्टर से आ रहा है तो क्या ये बहुत बड़ा रिस्क नहीं है? आपका मतलब है कॉन्सेंट्रेशन रिस्क? हाँ, अगर ग्लोबल ग्रिड स्पेंडिंग कम हो जाए या सरकार अचानक बजट रोक दे तो केईसी का पूरा इंजन तो एक झटके में रुक जाएगा ना। ये चिंता बिल्कुल वाजिब है और एक एनालिस्ट के तौर पर सबसे पहले यही दिमाग में आता है। पर केईसी इस रिस्क को सेक्टर बदलकर नहीं बल्कि अपनी ज्योग्राफिक फुटप्रिंट के माध्यम से मैनेज कर रहा है। मतलब अलग-अलग देशों में फैलकर। राइट। उनका पाइपलाइन सिर्फ एक देश पर निर्भर नहीं है। उन्होंने जानबूझकर ऑपरेशंस को इतना फैला दिया है कि एक रीजन का नुकसान दूसरे रीजन से कवर हो जाए। यानी रिस्क को कम करने के लिए दुनिया के नक्शे का बेहतरीन इस्तेमाल। बिल्कुल। अमेरिकाज और मिडिल ईस्ट में T&D मार्केट में 10% से ज्यादा ऑर्डर ग्रोथ का टारगेट है और उनका टेंडर पाइपलाइन इस वक्त 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। तो इसका असर बैलेंस शीट पर कैसा दिख रहा है? बहुत शानदार। इसी ज्योग्राफिक डाइवर्सिफिकेशन की वजह से ना Q1 FY25 में इनका नेट प्रॉफिट 107% बढ़कर 87.6 करोड़ रुपए हो गया। 107% का जंप? ये तो टेक्स्ट-बुक हेजिंग का उदाहरण है ना? प्रोजेक्ट्स एक साथ मैच्योर हो रहे थे और रिस्क डिवाइडेड था। सही है, लेकिन T&D से आने वाला ये स्टेबल कैश फ्लो सिर्फ एक सेक्टर तक महदूद नहीं है। इसने केईसी को नई दिशा में सोचने की हिम्मत दी है ताकि वो एक ही सेक्टर पर अत्यधिक निर्भर ना रहे। केईसी अब सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को अपना नया ग्रोथ इंजन मान रहा है। और मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है। T&D कोर रहेगा पर आगे की ग्रोथ सिविल से ही आएगी। आज इनके पास 70 से ज्यादा मेगा प्रोजेक्ट्स हैं सिविल डिवीजन में, जैसे कि डेटा सेंटर्स और डिफेंस प्रोजेक्ट्स, राइट? हाँ, और विशाल वाटर पाइपलाइंस भी। साथ ही रेलवेज और रिन्यूएबल्स, खासकर सोलर एनर्जी में इनका बड़ा दखल है। तो इस नए एक्सपेंशन के फाइनेंशियल्स को समझते हैं। Q2 FY26 के नंबर्स काफी चौंकाने वाले थे। उनका EBITDA 34% बढ़कर 430 करोड़ रुपए हो गया और मार्जिन 7.1% तक पहुंच गया, जो कि EPC इंडस्ट्री में काफी सिग्निफिकेंट है। वही तो, एक एस्टैब्लिश्ड EPC कंपनी के लिए मार्जिन में इतनी तेजी से अचानक सुधार आना थोड़ा असाधारण लगता है। इस प्रॉफिटेबिलिटी के पीछे की असली वजह क्या थी? इसके पीछे ना मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी और केईसी की टाइमिंग का कमाल था। देखिए, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में स्टील और सीमेंट की कीमतें आपके मार्जिन तय करती हैं। रॉ मटेरियल्स बहुत जरूरी होते हैं। एग्जैक्टली। सितंबर 2025 में सरकार ने सीमेंट पर इंपोर्ट ड्यूटी को 28% से घटाकर 18% कर दिया। ओह वाओ, सीधा 10% का कट। हाँ, तो कॉस्ट तो कम हुई ही, पर इसका सबसे बड़ा फायदा केएलसी को जीएसटी रैशनलाइजेशन के रूप में मिला। तो इस टैक्स कट और जीएसटी रैशनलाइजेशन का उनके 430 करोड़ के प्रॉफिट से क्या लेना देना है? इस मैकेनिज्म को थोड़ा और खोलकर समझते हैं। जरूर।
देखिए, जब कंपनी रॉ मटेरियल खरीदती है तो वो टैक्स चुकाती है। बाद में जब प्रोजेक्ट हैंडओवर करती है तब भी टैक्स लगता है। राइट, तो नियम ये है कि जो टैक्स आप रॉ मटेरियल पर पहले ही दे चुके हैं उसे आप फाइनल टैक्स से घटा सकते हैं। इसे इनपुट टैक्स क्रेडिट या ITC कहते हैं। अच्छा, तो ड्यूटी कम होने से ITC बढ़ गया? बिल्कुल। इस नए ब्रैकेट और पिछले इन्वेंट्री के आधार पर KVEC को लगभग 500 करोड़ रुपए का ITC क्लेम करने की उम्मीद बनी, यानी जो पैसा टैक्स में लॉक था वो वापस कैश फ्लो में आ गया। बाप रे, ये तो बैलेंस शीट पर एक मैसिव विंडफॉल है। पहले से रेवेन्यू बढ़ रहा था और अब कॉस्ट कम होने से मार्जिन फैल गया। और इसका असर Q2 FY26 के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में देखा, जो 88% सर्ज होकर 161 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। तो आसान भाषा में कहें तो KVEC अब सिर्फ इमारत की वायरिंग नहीं कर रहा है, अब वो उसकी नींव खुद खोद रहे हैं, प्लम्बिंग खुद बिछा रहे हैं और छत पर सोलर ग्रिड भी खुद लगा रहे हैं। ये एक एंड टू एंड ट्रांसफॉर्मेशन है। सही पकड़ा, ये उनकी डी रिस्किंग स्ट्रैटेजी का सबसे मजबूत हिस्सा है। अगर किसी साल ग्लोबल स्लोडाउन आता भी है तो डोमेस्टिक वाटर पाइपलाइंस या डेटा सेंटर्स का बूम उस कमी को पूरा कर देगा। लेकिन इस मशीनरी को लेकर मेरे दिमाग में एक सवाल बार बार आता है। 42,000 करोड़ का ऑर्डर बुक, 110 देश, ओमान के पहाड़, इन सबको कागज पर प्लान करना एक बात है, पर ग्राउंड पर इन्हें इंसानी एग्जीक्यूट करते हैं ना। हाँ बिल्कुल, मशीनें खुद तो चलेंगी नहीं। वही तो, 40 से ज्यादा नेशनैलिटीज के 8,000 एम्प्लॉइज हैं इनके पास, और इनकी रिपोर्ट्स में गाइडिंग प्रिंसिपल लिखा है हेलो हैप्पीनेस। उनका एक हैप्पीनेस स्कोर भी है जो 85 पर है, और उनका एक कल्चर पिलर है जिसका एक्रोनिम है एक्साइट। एक्साइट, इसका फुल फॉर्म क्या है? इसमें E से एग्जीक्यूशन एक्सीलेंस, C से कस्टमर सेंट्रिसिटी, I से इंक्लूसिव माइंडसेट, T से टेक्नोलॉजी और आखिरी E से एम्पावरमेंट शामिल है। उनका एक K-CARES इनिशिएटिव भी है जो एम्प्लॉइज के मेंटल और फिजिकल वेलबींग पर ध्यान देता है। अब यहाँ मैं थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगा। अक्सर बड़ी कंपनीज में हेलो हैप्पीनेस या एक्साइट जैसे वर्ड सिर्फ बोर्ड रूम के पोस्टर्स तक सीमित रह जाते हैं। आपकी स्केप्टिसिज्म लाजमी है, क्योंकि एक हार्डकोर ग्राउंड लेवल कंस्ट्रक्शन कंपनी जहां धूल, मिट्टी और भारी मशीनें हैं, वहां खुशियां, हैप्पीनेस एक्चुअल बॉटम लाइन रिजल्ट्स में कैसे बदल सकती है? देखिए, आमतौर पर ऐसे बज़वर्ड्स सतही लगते हैं, पर इंफ्रास्ट्रक्चर और EPC इंडस्ट्री में एम्प्लॉय वेलबींग और प्रोजेक्ट का प्रॉफिट आपस में जुड़े हुए हैं। ये सेक्टर बहुत हाई स्ट्रेस होता है। वो कैसे? सोचिए, एक वर्कर पापुआ न्यू गिनी में 50 मीटर ऊंची टावर पर वेल्डिंग कर रहा है। अगर उसे थोड़ा सा भी मेंटल स्ट्रेस या थकान हो तो फेटल एक्सीडेंट हो सकता है, और एक सेफ्टी लैप्स पूरे प्रोजेक्ट को महीनों के लिए रोक सकता है। और कंपनी को करोड़ों की पेनल्टी लग सकती है। यानी सेफ्टी और मेंटल हेल्थ सीधे रिस्क मैनेजमेंट का हिस्सा है। एग्जैक्टली। जब 40 अलग-अलग देशों के लोग एक साथ काम करते हैं तो एक इंक्लूसिव और हैप्पीनेस ड्रिवन कल्चर ही एट्रिशन रेट को कम रखता है। क्योंकि रिमोट लोकेशंस में नए ट्रेंड लोगों को लाना बहुत मुश्किल होता होगा। बहुत मुश्किल। इसलिए KEC का अपने लोगों की हेल्थ में इन्वेस्ट करना एक हार्डकोर बिजनेस स्ट्रैटेजी है। खुशहाल वर्कफोर्स ही बिना डीले के कॉम्प्लेक्स ग्लोबल प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट कर सकती है। यही उन्हें नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टर से ग्लोबल लीडर बनाता है। वाह, तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटा जाए तो KEC इंटरनेशनल की कहानी किसी जादू की कहानी नहीं है। 1945 से लेकर आज 23,506 करोड़ के रेवेन्यू तक इनका सफर एग्जीक्यूशन और बदलाव का प्रमाण है। हाँ, इन्होंने फाइनेंशियल बेस को ताकत बनाया, दुनिया के सबसे मुश्किल कॉन्ट्रैक्ट्स उठाए और फिर सिविल और रिन्यूएबल्स में फ्यूचर प्रूफ किया। पर अंत में एक नया विचार छोड़कर जाना जरूरी है। KEC ने पिछले 8 दशकों में ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर में डोमिनेंस साबित कर दिया है, पर जैसे जैसे दुनिया तेजी से नेट जीरो और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ बढ़ रही है, क्या एक लेगेसी EPC जायंट उतनी ही तेजी से खुद को 100% ग्रीन एनर्जी बिल्डर में ट्रांसफॉर्म कर पाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल। क्या इनका अगला दशक सिर्फ लाइंस और केबल्स का होगा या पूरी तरह से रिन्यूएबल ग्रिड्स का? ये एक ऐसी चीज है जिस पर आगे जरूर गौर किया जाना चाहिए। आज के गहरे विश्लेषण में बस इतना ही।